क्रोमेटोग्राफी बेसिकली जो टर्म है उसका मतलब होता है क्रोमा या क्रोमेटो का मतलब होता है बेस्ड ऑन कलर्स। क्रोमा इज़ कलर, क्रोमेटो बेस्ड ऑन कलर्स, ग्राफी इज़ डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन कलर इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें आप कोई भी मिक्सचर को सेपरेट करते हो। अब बेसिक सी एक कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा बिफोर वी कैन मूव ऑन फर्दर। कुछ भी वाइवा में जो पूछ सकते हैं जो मुझे लगता है तो वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली कोई भी सब्सटेंस अगर कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो जो कलर नज़र आ रहा है आपको उसकी वजह यह है कि वो लाइट की एक डिफरेंट वेवलेंथ एमिट कर रहा है। मतलब हमको हर जो डिफरेंट कलर्स है हमारे पास उन सबकी एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं वो एक डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें वो चीज़ कलर्ड नज़र आती है। अच्छा, तो ये तो हो गई कलर कैसे आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी कलर देते हैं। फिज़िक्स वेवलेंथ ही, केमिस्ट्री जो है वो पिगमेंटेशन है। अब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्सचर से बनते हैं। जैसे अगर मुझे कलर पर्पल बनाना है तो मुझे उसमें 1% ब्लू का ऐड करना है और 1% रेड का ऐड करना है। अब मेरा जो कलर बनेगा पर्पल, तो वो डिपेंड करेगा परसेंटेज रेड कितना है और परसेंटेज ब्लू कितना है। अगर मेरे पास ब्लू का परसेंटेज ज़्यादा है तो मेरा कलर कूलर टोन में होगा, ठंडा वाला पर्पल लगेगा, लाइट पर्पल, ब्लूइश शेड ज़्यादा आ रहा होगा। लेकिन अगर रेडिश है ना तो वो मजेंटा की तरफ जाएगा, यानी वो जो फालसे वाला कलर नहीं होता वो वाला, प्लम वाला कलर। ठीक है, तो अब ये दो कलर्स का मिक्सचर है। इसी तरह बहुत सारे आपके पास जो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं, दे आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। अब क्रोमेटोग्राफी का जो आइडिया है, जो प्रोसेस है, उसमें होता क्या है कि आप उस सब्सटेंस को जिसके अंदर दो मिक्सचर्स हैं आप उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। जब आप डिज़ोल्व कर देते हैं तो कुछ पिगमेंट्स होंगे जो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे और कुछ पिगमेंट्स होंगे जो नहीं डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है एडजॉर्ब। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एब्जॉर्प्शन, बी फॉर बॉल एब्जॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन, डी फॉर डॉग एडजॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो भी हम फ्लूइड लेते हैं या एलिमेंट लेते हैं, जितना सॉल्युबल वो मिक्सचर होता है उस फ्लूइड में उतनी तेज़ी से वो आपके क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर मूव करता है। अब ये एक जार है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रिप डली हुई है और एक लिक्विड नज़र आ रहा है। ये स्ट्रिप जो है ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये डॉट जो है ये पिगमेंट है। जब आपने स्ट्रिप को डिप किया तो ये जो पेपर है ये फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा। सही है। अब ये जो डाई है ये पेपर पे एड्जॉर्ब हुई हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई हुई है, डॉगी वाला एड्जॉर्ब हुई हुई है। ठीक है, एड्जॉर्ब का मतलब है कि सरफेस पे चिपक जाना। यानी अगर मैं एक सेल की बात करूं तो अगर मेरे पास कोई मटेरियल जो है वो सेल सरफेस के ऊपर है, मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो दैट इज़ एड्जॉर्प्शन। लेकिन अगर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वॉल्यूम का पार्ट बन जाता है तो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, बी फॉर बॉल वाला एब्जॉर्प्शन। सही है। अब पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जैसे ही वो इस पेपर के ऊपर आएगा ना तो इस पिगमेंट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स, उसमें जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कलर होगा, सबसे ज़्यादा जो डिज़ोल्व हो सकता होगा, वो पानी के साथ ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जितना पानी मूव करेगा उतना तेज़ी से वो सब्सटेंस ऊपर मूव करेगा। यहाँ पे देखो तुमको एक दिया हुआ है कि ये मिक्सचर है। जब आप जो है वो उसको फ्लूइड के थ्रू गुजारते हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, इनटू इट्स। अच्छा, अब ये जो सेपरेशन है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो हो गया सॉल्युबिलिटी, दूसरा होता है डेंसिटी। डेंसिटी पता है, डेंसिटी में रिवाइज करवा देता हूँ एक दफ़ा, ये चीज़ पता होनी चाहिए इस लेवल पे कि डेंसिटी होती है कि एक एरिया के अंदर, मतलब एक वॉल्यूम, बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो बेसिकली डेंसिटी ये कह रहा होता है कि जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं। अगर मेरे पास एक छोटे से एरिया में, लेट सपोज 1 क्यूबिक मीटर में 10 पार्टिकल है और एक 1 क्यूबिक मीटर में 100 पार्टिकल है, तो जो 100 पार्टिकल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी।
ठीक है। तो जब कोई भी लिक्विड डेंस होता है तो वो फ्लो जो है ना बहुत स्लो करता है, उसका फ्लो रेट स्लो हो जाता है। उस ऐसे लिक्विड को कहते हैं विस्कस, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सही है। अब क्रोमेटोग्राफी के जो है ना 4 यूजेस हैं। पहला है एनालिसिस, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा प्योरिफिकेशन और चौथा क्वांटिफिकेशन। डिफरेंट लेवल्स पर हम लोग ये डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल जो कि क्रोमेटोग्राफी की पूरी दुनिया में बहुत इजीली है अंडरस्टैंड करना, वो ड्रग टेस्टिंग है। आप जब ओलंपिक्स में जाते हो तो जो एथलीट्स होते हैं उनका यूरिन टेस्ट किया जाता है, और अगर किसी एथलीट ने ड्रग लिया हुआ होता है तो उस यूरिन टेस्ट में पता लग जाता है। तो वो कैसे होता है जी, यूरिन के अंदर जितने डिज़ोल्व सब्सटेंसेस थे तो वो सेपरेट आउट हो गए। आपको पता लग गया कि ये कौन सा सब्सटेंस है, क्योंकि अच्छा मैं उस पर आता हूँ कैसे पता लगता है। आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया, प्योरीफाई कर लिया और क्वान्टिफाई कर लिया। प्योरीफिकेशन तो खैर उस सब्सटेंस की नहीं हो रही होती, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। प्योरीफिकेशन जो है अब मैं बताता हूँ कहाँ होता है। अब उन सबको पता है कि आई एम डूइंग द इंटर्नशिप, राइट। जब हमारे पास ऑयल रिफाइन होके आता है ना, सही है, तो वी हैव टू चेक कि उसमें कितना ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड है, और सिस है या ट्रांस है, ऑप्टिकल है या नहीं है, इन एंटीओमर यानी लाइट पे पास करूँगा तो वो आइसोमर जो है रोटेट होना शुरू हो जाता है। इस सब चीज़ों को मेजर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक और तरह की क्रोमेटोग्राफी जिसको कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। तो मैं बेसिकली किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्वांटिफिकेशन के लिए। ये मैं देख रहा हूँ कि इस मिक्सचर में कितनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। सही है। एक और तरीके से मैं प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ कि मैं आइसोलेट कर सकता हूँ जब मेरे पास एक तरह के जो मिक्सचर सेपरेट आउट होते हैं बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस दे ट्रैवल। जो सब्सटेंस ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया है उस लिक्विड में तो वो ऊपर तक जाएगा, यानी वो बहुत दूर डिस्टेंस तक जाएगा फ्रॉम द बेस लाइन, फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पेपर। लेकिन जो सब्सटेंस कम डिज़ोल्व हुआ है तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वो या तो इनिशियली थोड़ा सा ऊपर जाके रुक जाएगा या मूव ही नहीं करेगा, डिपेंडिंग कि वो ज़्यादा हैवी है या वो इनसॉल्युबल है। ठीक है। तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल जनरेट हुआ है वो कितना % प्योर है। अगर जो डाइल्यूटेड सैम्पल होगा तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, जो प्योर सैम्पल होगा वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन भी। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन होती किस तरह से, हम सबको पता है कि हमारे पास हम लोगों ने केमिकल्स के या प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूलर वेट्स पता किए हुए, ठीक है। और अभी हम लोगों ने ये देखा है कि जो सब्सटेंस लाइटर होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, जो सब्सटेंस जो है वो हैवियर होगा वो नीचे रुक जाएगा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर लेना कि फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट आपका जो मिक्सचर है या जो कलर सेपरेशन हुई है वो किस जगह तक गई है, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि जी क्या है इसके अंदर, क्या है। एनालिसिस तो बेसिकली ब्रेकिंग डाउन है कि अगर आपके पास एक सिंगल कलर्ड आपके पास वो है सैम्पल है तो इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक अप। लेकिन अगर वो सैम्पल डिफरेंट कलर्स से बना है, जैसे अगर मुझे ऑरेंज बनाना है तो मैंने येलो भी मिलाया है उसके अंदर, मैंने रेड भी मिलाया है, अबिट ऑफ ग्रीन भी मिला सकता हूँ मैं। तो अब वो किस टाइप का ऑरेंज है तो आपको इससे एनालिसिस पता लग जाता है। अच्छा जी, अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्यों कहती हैं कि लेट सपोज़ कि मैंने एक दवा ली है, पैनाडोल उठाई है मैंने, पैनाडोल को अगर मैं एक जस्ट एन एग्जांपल अगर मैं उसकी क्रोमेटोग्राफी करूँगा पैनाडोल के सैम्पल की, तो जो एडिटिव्स उसमें ऐड हुए हैं ना वो अपने वेट के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सही है। हॉस्पिटल के अंदर भी हम लोग पेशेंट के अल्कोहल लेवल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई, देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जी एक सॉल्वेंट के थ्रू मूव कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्वेंट पोलर हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हों, जैसे पानी है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको फिर नॉन पोलर जो है वो सॉल्वेंट चाहिए होगा, या अगर मैं लिपिड्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा।
जो लॉ इन्फोर्समेंट का मैंने तुम्हें बता दिया, एनवायरमेंटल एजेंसी में भी ये होता है कि आप एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स को चेक कर सकते हैं कि कंटामिनेशन कितनी हो रही है, किस सब्सटेंस से हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मैंने तुम लोग को एग्जांपल दे दी कि रिफाइनमेंट के बाद क्यूसी वाले उसको एनालाइज करते हैं, और हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी रन करते हैं, हम लोग पीएच चेक करते हैं, और हम लोग क्वांटिटी ऑफ सोप देखते हैं, फॉस्फोरस देखते हैं, और कि क्या चीज़ है, फ्री फैटी एसिड्स देखते हैं, और हम फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं। कलर के पिगमेंट्स भी हम लोग चेक करते हैं कि जब इनिशियली ऑयल रिफाइन होता है तो वो ठेले वाले तेल की तरह होता है, ऑरेंजिश कलर का। ठेले वाला तेल वो जो बेचने नहीं आता, मालिश वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉट द ठेले वाला तेल जो आप खाने के लिए ख़रीदते हैं गोल्ड मार्केट से। और जब ऑयल रिफाइन हो जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे गोल्डन कलर का होता है। सही है। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल यही है जो मैं बता चुका हूँ कि दो इमिसिबल फेसेस, इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं हो सकते एक दूसरे में, एक मोबाइल फेज़ और एक स्टेशनरी फेज़। सही है। द मोबाइल फेज़ विच में बी लिक्विड और गैस मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज़ विच में बी ए लिक्विड और सॉलिड। द कॉम्पोनेंट्स सेपरेट देमसेल्व्स बिटवीन मोबाइल। अच्छा, अब आपका जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड है जो मूव कर रहा है, ठीक है, और स्टेशनरी फेज़ है आपका जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम स्टिल नॉट श्योर, जितना मुझे पता है तो वो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बेशुमार किस्म की। हम लोगों को सिर्फ बेसिक पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ाई गई है, बट आगे लैब्स में जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी, आयन क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ होती है, और आगे की फिर जो है वो बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, ठीक है। एनालिसिस जिस टेक्निक में किया जाता है उसमें वॉटमैन फ़िल्टर लेते हैं, ठीक है। एक तरह का पेपर है जिसको कहते हैं वॉटमैन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एनालिसिस के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक किस तरह डिफरेंट है, तो तुम लोग बोलोगे कि हम लोग उसका जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो है वॉटमैन। दूसरा, पेपर क्रोमेटोग्राफी दो तरह की है, पेपर एड्जॉर्प्शन, कि जिसके अंदर जो पेपर है उसके ऊपर सिलिका लगा हुआ है, सिलिका सैंड के पार्टिकल्स को कहते हैं, या एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स है एल्यूमिना, जो कि एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो पेपर के ऊपर जो है, जो ये सिलिका या एल्यूमिना प्रेजेंट है, ये अपने ऊपर पिगमेंट को चिपका लेता है, अपने ऊपर चिपकाता है, पेपर के अंदर नहीं चिपकाता। सही है, ये बात याद रखना है। एब्जॉर्प्शन के अंदर एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम में मिल जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, लेकिन एड्जॉर्प्शन में वो चीज़ जो है वो सिर्फ सरफेस तक है। पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है कि मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट है पोर्स के अंदर उस पेपर के, जो कि जब आपका जो लिक्विड है उसके साथ मिक्स होकर फिर उसको कैरी करता है। सही। अब ये एक एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है, और ब्लू देखो, ग्रीन देखो, बट जो रेड है दैट इज़ अ मिक्सचर, पिंक है बेसिकली है, या रेड है, आई कांट डिफ्रेंशिएट प्रॉपर्ली। यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बता दी है। कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। एफिनिटी टू स्टेशनरी फेज का मतलब होता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो हिलना नहीं चाहता अपनी जगह से। तो ब्लू देखो बेस लाइन पे चिपका हुआ है, तो उसकी एफिनिटी मैक्सिमम है। तो इसका हम लोग क्या बताएंगे कि ये तो इनसॉल्युबल है, या ये तो बहुत हैवी है। हैवी तो खैर थोड़ा सा मूव करना चाहिए उसको, लेकिन ये इनसॉल्युबल है तो ये मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। एफिनिटी टू स्टेशनरी फेज जो है ब्लैक की भी ज़्यादा है, सबसे कम जो है वो येलो की है, क्योंकि येलो सबसे आगे तक मूव किया है। सही है। स्टेशनरी फेज़ आपका पेपर है, और आपका मोबाइल फेज़ जो है वो आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट है। सही है। ये चीज़ें याद रखना, ये मतलब यही पूछते हैं ज़्यादातर कि स्टेशनरी फेज़ क्या होता है, मोबाइल फेज़ क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और यूजेस क्या हैं क्रोमेटोग्राफी के। ये सारी चीज़ें, ये एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन है, इसको देख लेना कि आइसोप्रोपेनॉल वगैरह क्या है। आइसोप्रोपेनॉल बेसिकली आपने जो है वो किस लिए यूज़ किया हुआ है, आपका वो बनाने के लिए,
सॉल्वेंट बनाने के लिए, क्योंकि वो डाई को डिज़ोल्व करेगा। अब देखो दोनों में फ़र्क देखो, एक में 50% आइसोप्रोपेनॉल है। 50% का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 100 वॉल्यूम है तो उसमें 50 वॉल्यूम जो है वो किसका है, आइसोप्रोपेनॉल का है। और 100% आइसोप्रोपेनॉल का मतलब है कि वो 100 वॉल्यूम ही आइसोप्रोपेनॉल का है। अगर मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ पढ़ के आनी है कि वॉल्यूम रेशोज़ किस तरह काम करते हैं। इसमें देखो इतनी एब्जॉर्बशन नहीं हुई है इनकी, जबकि इसके अंदर देखो पिगमेंट्स कितना कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हुए हैं, वो ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हाउ सम ऑफ द डाइज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन कलर, ऑब्जर्व ब्लैक डाई इज़ अ मिक्सचर, ब्लू डाई, इसको देख लेना कि ब्लैक डाई, ब्लू डाई, ग्रीन डाई कौन सी वाली सबसे ज़्यादा होती है, किस तरह से वो कर रही है। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये जनरल पिगमेंट का बिहेवियर है, बट इससे वेरी कर सकते हैं। जो मैं बताया था कि कितना मूव किया, दैट इज़ कॉल्ड द रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर क्या कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर को कि कितना डिस्टेंस उसने मूव किया है आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। सही है। और टीचर ने क्या क्वेश्चंस बताए थे, टीचर ने क्वेश्चंस बताए थे कि हाउ डज पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट मिक्सचर्स। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट सेपरेट्स मिक्सचर्स बेस्ड on how much of the substance get adsorbs on the stationary phase and how much is soluble so that the liquid phase can carry it with itself. Uses क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी के, एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था, रिफाइनमेंट था। अब वो देख के तुम लोग रट्टा लगा लो उसका, क्वांटिफिकेशन। सही है, क्वांटिफाई करना मतलब उसकी तादाद बताना कि कितना अमाउंट में ये प्रेजेंट है। जर्नल प्लीज़ कंप्लीट कर लो सबके सब, जर्नल के मार्क्स हैं। अगर प्रैक्टिकल ना भी अच्छा हो तो एटलीस्ट जर्नल के तो पेपर नंबर मिलते हैं तुम लोग को।